हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें सूहो को दिखाते हैं जो कहता है कि हम महल आए और क्वीन जीसू से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। फिर जैसे ही सूहो सामने देखता है तो क्वीन जीसू सामने होती है। फिर क्वीन जीसू मैकजॉन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मैकजॉन कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं ठीक ही हूँ। क्वीन जीसू कहती है कि तुम जितना मेरे खिलाफ जाओगे तुम्हारी मुश्किलात उतनी ही ज्यादा होती जाएंगी। क्वीन जीसू जाने लगती है तो सूहो कहता है कि मेरे ख्याल से वो मुझे ही देख रही थी, मुझे उनके पास जाना है और उन्हें बताना है कि मैं बेगची से जिंदा वापस आया हूँ। फिर सूहो भागते हुए क्वीन जीसू के पास जाता है। क्वीन जीसू का पंखा पीछे रह जाता है तो वो पकड़ते हुए क्वीन जीसू के पास जाता है। जैसे ही सूहो क्वीन जीसू का बाजू पकड़ता है तो क्वीन जीसू अपना बाजू छुड़वाती है और उनकी पहनी हुई रिंग सूहो के चेहरे पर लग जाती है। फिर वो क्वीन जीसू के सामने बैठता है, उन्हें पंखा देते हुए कहता है कि ये आपकी अमानत है और मैं सूहो हूँ और मैं बेगची से जिंदा वापस आया हूँ। क्वीन जीसू याद करती है कि उन्होंने सूहो से कहा था कि वो मोमयोंग का ख्याल रखे, लेकिन वो सूहो से कुछ नहीं कहती और चली जाती है। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो क्वीन जीसू की बातों को सोच रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। बेंड्रियो, सूहो और मैकजॉन भी अपनी ही बातों में खोए हुए होते हैं। फिर हमें सुयोंग को दिखाते हैं जो बेंड्रियो का वेट कर रही होती है। जैसे ही बेंड्रियो घर आता है तो सुयोंग उसे रोकती है और कहती है कि तुम वापस आकर मुझसे मिलने ही नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे आकर मिल लेती हूँ। तो बेंड्रियो से कहता है कि तुम आइंदा कभी भी मुझसे मिलने के लिए मत आना, अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता और घर के अंदर चला जाता है और सुयोंग बाहर खड़ी उसको आवाज देती है और रोने लगती है। फिर बेंड्रियो योंगशिल के पास आता है। योंगशिल कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो बेंड्रियो उनसे माफी मांगने लगता है। योंगशिल कहता है कि पहले मैं तुम्हें महाराज बनाना चाहता था लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया है, अब मैं खुद महाराज बनूंगा, मुझे किसी पर भी यकीन नहीं रहा। तो बेंड्रियो कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपके महाराज बनने में आपकी मदद करूंगा। योंगशिल कहता है कि क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो। तो बेंड्रियो कहता है कि जी हाँ, अगर आपके लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं वो भी दे दूंगा। फिर हमें मोमयोंग को ये गोंग के साथ दिखाते हैं। मोमयोंग उनसे कहता है कि मैं आपके साथ शराब नहीं पीना चाहता तो आप यहाँ से चले जाएं। युकोंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम महाराज हो और तुमने बेगची के राजकुमार के साथ मुकाबला किया है और उसे बहुत आसानी से हराया भी है। सिला की अवाम भी ये जानकर बहुत खुश है कि उनके महाराज होरांग में मौजूद है, लेकिन अगर तुम असली महाराज ना निकले तो अवाम खुश नहीं होगी। और क्या तुम महाराज बनना चाहोगे? अगर तुम सिला राज्य को बदल सकते हो तो मैं तुम्हें महाराज बनाऊंगा। होरांग मास्टर को दिखाते हैं जो मछली पकड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि सूरज के निकलने से पहले एक लंबी रात आती है, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे हाथ कुछ तो लगा है। फिर हमें मैक्सोन को दिखाते हैं जो मोमयोंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कितनी बहादुरी से हर सिचुएशन का मुकाबला करता है और शायद वो ही कमजोर है। इतने में वहाँ पर होरांग मास्टर आते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर कौन आया है, तुम ही हो ना वो बड़े चूहे जो सबसे छुपते फिरते हो। और जब दुश्मनों के राजकुमार ने महाराज के बारे में पूछा और वो ये तक न कह सका कि वो महाराज है। मैकजॉन कहता है कि शायद आपने ठीक ही कहा, मैं बहुत ज्यादा डरपोक इंसान हूँ। जब बेगची के राजकुमार ने महाराज के बारे में पूछा तो मैं तो सामने तक न आ सका। मैं शायद एक डरपोक और कमजोर इंसान हूँ, हमेशा मैं लोगों से छुपता रहता हूँ कि कहीं वो मुझे देख ना ले, कहीं कोई मुझे पहचान ना ले। और होरांग मास्टर से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि मैं एक अच्छा राजा बन पाऊंगा। होरांग मास्टर कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक अच्छे महाराज नहीं बन पाएंगे। अगर कुछ हासिल करने के लिए हमें थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़े तो हमें वो कर लेना चाहिए। सिर्फ कुछ ही देर की बात है, आपको ये सब बर्दाश्त करना होगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा। और मुझे आप पर यकीन है कि आप बहुत अच्छे महाराज बनेंगे और मेरा यही जवाब है आपके लिए। मोमयोंग को दिखाते हैं जो युकोंग की बातों को सोच रहा होता है कि अगर तुम में हिम्मत है सब कुछ बदलने की तो आखिर महाराज बनने में क्या मसला है, और क्या तुम चाहते हो कि फिर से कोई दीवार चढ़ते हुए अपने दोस्त को खो दे। फिर हमें आंटी को योंगशिल के पास दिखाते हैं। आंटी उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो सारी आपने खरीद ली हैं। तो योंगशिल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। आंटी कहते हैं कि मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए और उनका नाम बताता है। योंगशिल कहता है कि अगर मेरे पास ये सब दवाइयाँ हो भी तो फिर भी मैं तुम्हें फ्री में क्यों दे दूँ। आंटी कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे मोल भाव करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक वेद हूँ जो गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है और इस वक्त मैं राज्य के सबसे बड़े मंत्री के सामने बैठा हुआ हूँ जिनका काम लोगों की जान बचाना है। तो योंगशिल उसे जड़ी बूटियां देने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने अपना सारा पैसा इन जड़ी बूटियों पर लगा दिया है और वैसे भी ये बीमारी अभी इतनी ज्यादा नहीं फैली है तो तुम कुछ दिन इंतजार कर लो। आंटी कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि ये बीमारी और फैले और लोगों की जान जाती रहे। योंगशिल कहता है कि चलो 4 दिन के लिए तो इंतजार कर लो, फिर उसके बाद 2 दिन और इंतजार कर लेना और अगर हालात इससे भी ज्यादा खराब हो गए तो तुम 10 दिन और इंतजार करना। आंटी कहते हैं कि तुम चाहते हो कि ये बीमारी और ज्यादा फैल जाए और तुम्हारी खरीदी गई जड़ी बूटियां सोने के दामों में बिके। योंगशिल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इतनी आसानी से ये सब नहीं मरने वाले और चला जाता है। आंटी गुस्से से वहाँ से जाते हैं। किम सुक भी वहाँ पर होते हैं और योंगशिल से कहते हैं कि ये वही आदमी है ना जिसने कहा था कि मोमयोंग इसका बेटा है। योंगशिल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो और तुम्हारे खानदान में कितने वारिस बाकी हैं। किम सुक कहते हैं कि हमारा खानदान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और
और ऐसे में कोई अच्छा सा कुलीन खानदान हमारे साथ कैसे रिश्ता बनाएगा। और योंगशिल से कहता है कि आप मेरे साथ वादा करें, अगर सब कुछ सही तरह से होता है तो आप और मैं समधी बनेंगे। तो योंगशिल कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर सब कुछ सही तरीके से रहा तो हम दोनों समधी जरूर बनेंगे। फिर हमें हान सियोंग और डैन सी को दिखाते हैं, वो दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं और हान सियोंग 991 बार हार जाता है। डैन सी कहता है कि तुम 991 बार हार चुके हो, अगर 9 दफा और हारे तो ये 1000 हो जाएगा और जैसे ही 1000 होगा मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर योंगशिल क्वीन जीसू के पास आते हैं तो क्वीन जीसू उनसे कहती है कि मैंने सोच लिया है, अब मैं राजगद्दी छोड़ रही हूँ। तो योंगशिल कहता है कि आपने ऐसा फैसला क्यों किया है। क्वीन जीसू कहती है कि आप भी तो हमेशा मुझसे यही कहते हो कि मैं अपनी राजगद्दी छोड़ दूं, और फिर हमारे महाराज बेगची से इतनी अच्छी कामयाबी के साथ वापस आए हैं। उन्होंने बेगची के राजकुमार को हराया है और खुद को साबित किया है, और अब तो आप भी जान चुके होंगे कि महाराज कितने ताकतवर हैं। तो मैं जीत गई और तुम हार गए और तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर विहोंग योंगशिल से कहता है कि अगर महाराज आकर तख्त पर बैठ गए तो हमने जो कुछ किया है सब पर पानी फिर जाएगा। योंगशिल कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्वीन जीसू ऐसी बात करेंगी, अब मुझे कुछ तो करना होगा। फिर वॉरियर लोग क्वीन जीसू से कहते हैं कि अगर आपने राजगद्दी छोड़ दी तो सभी मामलात को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्वीन जीसू कहती है कि मैं राजगद्दी छोड़ूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तो बस योंगशिल को इस बात का यकीन दिलाना था कि मोमयोंग ही महाराज है और इसी तरह से मैकजॉन सेफ रहेगा। मैकजॉन को अभी हम सिंहासन नहीं दे सकते, वो भी बच्चा है, उसे ये सब कुछ संभाला नहीं जाएगा। वॉरियर लोग कहता है कि क्या मोमयोंग इस बात के लिए मान जाएगा, आप तो जानती है ना कि वो किस तरह का इंसान है। क्वीन जीसू कहती है कि वो जरूर मानेगा, अब उसे जो मैं कहूँगी वो वही करेगा। अगर मैं उसे सांस ना लेने का कहूँ तो वो सांस भी नहीं लेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। फिर आरो वांजी के लिए दवा बना कर लाती है और उनसे पूछती है कि अब आपको कैसा फील हो रहा है। तो वांजी कहते हैं कि आजकल काम ज्यादा है, शायद इसीलिए थकावट हो जाती है, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम सही सलामत वापस आ गई हो। तो आरो कहती है कि मुझे मोमयोंग की फिक्र है, क्योंकि बेगची में मुझे बचाने के लिए उसने सबके सामने कहा था कि वो महाराज है और सब लोग अब उसे ही महाराज समझते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उसने महारानी को गुस्सा दिला दिया है और अब वो जरूर उसे सजा देकर रहेंगी। फिर मोमयोंग मैकजॉन को देखता है तो उसके पास जाता है। मैकजॉन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो मोमयोंग कहता है कि तुम भी तो यहाँ पर हो। मैकजॉन कहता है कि मैं भला और कहाँ जाता। तो मोमयोंग कहता है कि मैं भी। मैकजॉन कहता है कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ ना, बिल्कुल एक महाराज की तरह। सब लोग तुम्हें महाराज समझ रहे हैं और तुम अभी भी यही सोचते हो कि मैं महाराज हूँ। मोमयोंग कहता है कि मैं तो अपने महाराज के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि फिक्रमंदी से सो भी नहीं पाता होगा, कहीं कोई उसे देख न ले, कोई उसे पहचान न ले, या फिर कोई अपना ही उस पे हमला न कर दे। मैकजॉन कहता है कि हाँ ये भी है, लेकिन और भी बहुत कुछ हो सकता है। मोमयोंग कहता है कि क्या ऐसा राजा अपने राज्य को बदल पाएगा और क्या वो अपनी आवाम को समझ पाएगा। तो मैकजॉन कहता है कि चाहे वो महाराज अभी तक राजा ना बना हो, लेकिन उसने अपनी जिंदगी अपनी आवाम के साथ गुजारी है। मोमयोंग कहता है कि मैंने सुना है कि उस महाराज का चेहरा जो कोई भी देख लेता है तो वो उसे मार देता है। तो मैकजॉन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि उसने ये चीजें कई बार महसूस की हो, देखी हो, लेकिन वो कुछ न कर सका हो और उसे पता भी ना हो और उसकी वजह से किसी की जान चली गई हो। मोमयोंग कहता है कि अगर उस महाराज ने ही किसी को मारा हो तो फिर उससे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैकजॉन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मार डालो उस महाराज को। आरो को दिखाते हैं जो अपने रूम में होती है, कोई अंदर आता है तो आरो को लगता है कि वो मोमयोंग है। तो कहती है कि तुम्हें याद आ रही थी क्या, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आरो पीछे मुड़ के देखती है तो वो मैकजॉन होता है। तो आरो कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि मेरा भाई है और आप यहाँ पर कैसे आए। मैकजॉन कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बच्चे चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ से चलोगी, चाहे मैं तुम्हें सोना चांदी ना दे पाऊँ और शायद घर भी ना दे पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए इस राज्य की गद्दी को भी छोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ का महाराज नहीं बल्कि तुम्हारा शोहर बन के रहना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारा भाई है भी या नहीं, या तुम उसे पसंद करती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो। आरो कहती है कि अब तुम मेरा बहाना बनाकर अपनी मुसीबतों से भागना चाहते हो। तुम खुद से पूछो कि तुम्हें राजा क्यों बनना है, और तुम्हें राजा बनना होगा, और जो तुम सोचते हो तुम्हें वो करना होगा। तुमने इतनी मुश्किलें सही हैं इन सब के लिए, और अब मैं नहीं जानती कि तुम इन सब से क्यों भागना चाहते हो। तो मैकजॉन कहता है कि तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो। आरो कहती है कि किसी भी शख्स की आंखें बता देती हैं कि उसने हार मान ली है, लेकिन तुम्हारी आंखों ने अभी तक हार नहीं मानी। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो तालाब के पास खड़ा होता है। बैंड्रियो भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। योंगशिल को दिखाते हैं जिसने महाराज का ब्रेसलेट पहना होता है और कहता है कि महाराज बहुत दिन जी लिए आप। फिर दिखाते हैं कि कुछ कातिल होरांग ग्रे के अंदर आते हैं। बैंड्रियो उन कातिलों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मोमयोंग तालाब के पास खड़ा है। फिर हमें मैकजॉन को दिखाते हैं जो योंगशिल के कमरे में होता है और अपना शाही ब्रेसलेट वहाँ से ले लेता है। फिर अपना नकाब उतारता है और योंगशिल के पास चाकू लेकर जाता है और उसे कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो ये चाकू मैं तुम्हारी गर्दन के अंदर कर दूंगा। योंगशिल कहता है कि तुम कौन हो। तो मैकजॉन कहता है कि इस शाही करे का असली
असली वारिस जिसे तुम बहुत ही बेताबी से ढूंढ रहे हो। मैं यहाँ का महाराज हूँ, तुम्हारा महाराज। तो योंगशिल कहता है कि मुझे तो लगा था कि आन जी का बेटा ही महाराज है। फिर कातिल मोमयोंग के पास जाते हुए उस पर हमला करने लगते हैं। मोमयोंग को पता चल जाता है और वो हट जाता है। फिर सूहो, जूयन और डैन्सी भी वहाँ पर आ जाते हैं और मोमयोंग के साथ मिलते हुए उन कातिलों को मारने लगते हैं। और लड़ाई के दौरान मोमयोंग दोबारा से बेहोश हो जाता है और सभी होरांग उसे प्रोटेक्ट करते हुए कातिलों को मारने लगते हैं। फिर जब योंगशिल कहता है कि मुझे लगा था कि आन जी का बेटा है महाराज, तो मैकजॉन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हूँ महाराज, मैं हूँ तुम्हारा छुपा हुआ राजा मैकजॉन। तो योंगशिल उसे धक्का देने की कोशिश करता है तो मैकजॉन उसकी गर्दन के पास चाकू मारता है, जिससे उसकी गर्दन पे जख्म हो जाता है और कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें हमेशा की नींद सुला दूंगा। क्वीन जिसू को दिखाती हैं जो अपने ही सामने अपने तख्त को गायब होता हुआ देखती हैं, तो डर के मारे नींद से उठ जाती हैं और फिर वो अपने रूम में मैकजॉन का रखा हुआ फ्लावर देखती है, जिसका मतलब होता है कि मैकजॉन इस वक्त महल में है। फिर क्वीन जिसू मैकजॉन के पास जाती है जो सिंहासन पे बैठा होता है और कहता है कि अब मैं इस सिंहासन से मजीद दूर नहीं रह सकता, अब से मैं राजा बनूंगा और आज से सिला के लोग मुझे महाराज के नाम से जानेंगे। क्वीन जिसू कहती है कि तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हें पता भी है कि मैंने सिंहासन को कितनी मुश्किल से संभाला है, मैंने सिंहासन को कितना मजबूत बनाया है और मेरी वजह से ही तुम आज तक जिंदा हो। तुम्हारी तरफ आने वाले हर हथियारे को मैंने मारा है, तुमने तो आज तक इस राज्य के लिए अपना खून तक नहीं बहाया है और तुम क्या महाराज बनोगे। मैकजॉन कहता है कि आपने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है, आपने हमेशा मुझे कमजोर दिखाने की कोशिश की है और मैं जानता हूँ कि आपने इस राज्य को बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में आपका नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा। ये राज्य मेरा है और मेरे ही नाम से जाना जाएगा और आखिर में आपको सिर्फ पछतावा और नफरत ही मिलेगी। क्वीन जिसू वापस अपने रूम में आकर सो जाती हैं और वो देखती हैं कि मैकजॉन आकर उनका गला दबा रहा होता है और उनका सांस रुक रहा होता है और ये भी उनका ख्वाब ही होता है और वो जल्दी से नींद से जाग जाती हैं और फिर वो मोयोंग को बुलाती हैं और उसे कहती है कि आन जी को यहाँ पर आने का कहो। मोयोंग बताती है कि आन जी अभी सिला राज्य में मौजूद नहीं है और क्या मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ। तो क्वीन जिसू कहती है कि ठीक है, मेरे लिए चाय लेकर आओ। फिर हमें योंगशिल को दिखाते हैं जिसकी गर्दन पे पट्टी हुई होती है और वो मैकजॉन के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर सूहो और जूयोन मोमयोंग के पास होते हैं। सूहो कहता है कि इसे अभी तक होश क्यों नहीं आई। जूयोन कहता है कि मैंने इसे अच्छे से देखा है, ये कहीं से भी सेहतमंद नहीं है और तुम्हें ये जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये कभी भी बेहोश हो जाता है। फिर हमें आंटी को दिखाते हैं जो सभी गुलामों को देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इतने में उनके पास एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है। उन दोनों को भी ये बीमारी लग चुकी होती है। औरत के मुंह से खून निकल रहा होता है। आंटी कहते हैं कि मैं क्या करूँ। फिर आंटी एक दूसरा जहर लाते हैं और उस औरत को खिलाने लगते हैं। बोरिक उसे मना करते हैं कि ऐसा ना करो, ये भी एक जहर है। तो आंटी कहते हैं कि मुझे मत रोको, मैं इस तरह से सबको मरता हुआ नहीं देख सकता और अगर इस औरत ने इस जहर को सह लिया तो ये जिंदा रह सकेगी, लेकिन जहर को खाने के बाद उसे खून की उल्टी होती है और वहीं पर वो मर जाती है। आरो को दिखाते हैं जो राज्य में दवाइयाँ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कहीं से भी नहीं मिलती। इतने में उसके सामने से एक बग्गी जाती है जिसके ऊपर बहुत सारा सामान होता है और एक जड़ी बूटी जिसका इन दिनों मिलना नामुमकिन होता है, उस बग्गी में मौजूद एक बोरी में से वो गिर रही होती है। आरो देखती है और हैरान होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर सारा सामान योंगशिल के गोदाम आ जाता है। योंगशिल कहता है कि ये सारा काम इतनी आहिस्ता से क्यों हो रहा है। विहोंग कहता है कि आंजी लोगों का इलाज कर रहा है, इसलिए ये बीमारी इतनी आहिस्ता से फैल रही है और योंगशिल से पूछता है कि क्या इन दवाइयों को अब हम बाजार में बेचना शुरू कर दें। योंगशिल कहता है कि तुम्हें पता है कि इन दवाइयों को सोने में कैसे बदला जाता है, चाहे ये दवाइयाँ यहाँ बड़ी बड़ी सर ही क्यों न जाए, लेकिन जैसे ही बीमारी ज्यादा फैलेगी तो लोग इस बीमारी की वजह से इन दवाइयों को खरीदेंगे और इस तरह से ये दवाइयाँ हमारे लिए सोना बन जाएंगी, हम इन्हें सोने के दाम बेचेंगे। लेकिन आंजी जैसे बेवकूफ लोग मेरे सोने को ही मिट्टी बनाना चाहते हैं। फिर हमें युकोंग को दिखाते हैं जो क्वीन जिसू के पास आता है और उससे आकर कहता है कि तुम राजगद्दी छोड़ दो और मेरी कुछ शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तो क्वीन जिसू शर्तें पूछती हैं। युकोंग कहता है कि तुम राजगद्दी छोड़ दो और महाराज कोई और बनेगा और तुम होरांग को हाथ लगाने का सोचना भी मत। क्वीन जिसू उसकी बात मानने से इनकार करती हैं और कहती हैं कि तुम होते कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाले। युकोंग कहता है कि अगर तुमने पहले मुझे छोड़ दिया होता तो मैं भी सुकून से अपनी जिंदगी गुजारा होता एक आम इंसान की तरह, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अब जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम हो और इसका नतीजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। फिर आरो होरांग मास्टर के पास आती है जिन्हें खुद लूज मोशन हुए होते हैं। पीजू उनके लिए दवाई लेकर आता है। आरो उनके पास आती है और उसे बताती है कि गांव में बहुत ज्यादा बीमारी फैल चुकी है और हमारे पास दवाइयाँ भी नहीं है जिनसे हम उनका इलाज कर सकें। होरांग मास्टर कहते हैं कि जब भी कोई बीमारी आती है गरीब ही उसकी लपेट में आते हैं। फिर आरो उन्हें चक्र फूल दिखाती है। पीजू कहते हैं कि ये तो यहाँ पर मिलना नामुमकिन है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। आरो कहती है कि पूरे राज्य में इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ कहीं भी नहीं मिल रही हैं और कुछ शाही खानदान के पास भी ये दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन मैंने एक जगह देखी है जहाँ पर इन दवाइयों को रखा जा रहा है। होरांग मास्टर के पूछने पे आरो बताती है कि योंगशिल के गोदाम में ये सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। फिर पीजू आरो से कहता है कि क्या तुम अपने भाई से मिलकर आई हो, कल रात को यहाँ पर कुछ कातिल घुस आए थे। फिर आरो भागते हुए मोमयोंग के पास जाने लगती है कि मेरा एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरता, उम्मीद है कि वो ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो आरो के साथ किए
बेंडियो भी किसको सोच रहा होता है। इतने में उसके चेहरे पर एक हाथ आता है तो मोमयोंग उसे पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और वो आरो नहीं सुकमियो होती है और सुकमियो के होंठ मोमयोंग के होंठों पे होते हैं। आरो भी वहाँ पर आती है और उन दोनों को इस तरह से देखते हुए चली जाती है। मोमयोंग सुकमियो को देखता है तो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। सुकमियो कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं कौन हूँ। तो मोमयोंग कहता है कि आपका ये जानना जरूरी नहीं है। सुकमियो कहती है कि मेरी शादी किससे होगी ये तय हो चुका है और किसी अर्धकुलीन की बीवी बनने का मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये फीलिंग कैसी है। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे इस तरह से महसूस क्यों होता है। तो मोमयोंग कहता है कि लगता है कि आपको मैं पसंद आ गया हूँ और अभी हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है बेहतर होगा कि आप इसे भूल जाओ। मोमयोंग जाने लगता है तो सुकमियो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेशर्म हूँ। मुझे अपनी फीलिंग्स की कदर है और मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है और फिर चाहे तुम इसे राजकुमारी का हुक्म ही समझ लो। जब तक कि मुझे इन सब के बारे में पता नहीं चल जाता, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे। लेकिन मोमयोंग सुकमियो को जवाब नहीं देता और ना ही वहाँ पर रुकता है और बाहर आ जाता है। आरो भी बाहर टेंशन में चक्कर लगा रही होती है। पहले तो मोमयोंग को देखकर छुपने लगती है और फिर उसके सामने आ जाती है। मोमयोंग उसको देखता है तो उसे क्वीन जीसू की बात याद आती है कि अगर तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो महाराज ही बने रहना। आरो कहती है कि मैंने सुना है कि रात को यहाँ पर कातिल घुस आए थे, तो तुम ठीक तो हो ना। तो मोमयोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो आरो कहती है कि मुझे देखने दो। मोमयोंग कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर मोमयोंग वहाँ से जाने लगता है तो आरो कहती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है ना। तो मोमयोंग कहता है कि हाँ अच्छा तो है और चला जाता है। तो आरो कहती है कि ये कितना मतलबी है और अब ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। मैं पहले से ही इतनी मुश्किलों में हूँ और अब ये भी। आरो रूम में जाती है तो सुकमियो वहाँ पर होती है। फिर आरो उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या आपको कोई काम था। तो सुकमियो कहती है कि तुमने सही कहा था कि मेरा भाई होरांगरे में ही मौजूद है और मैक्सॉन वही मेरा भाई है। तो आरो कहती है कि क्या बाकी सबको भी इस बारे में पता चल गया है। तो सुकमियो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ बातें सिर्फ तुम्हें ही पता हो, ये बहुत ज्यादा गलत है और तुम कितनी लालची हो। तुम्हारे भाई को महाराज समझते हुए कुछ लोग उसे कल मारने के लिए आए थे और तुम अभी भी ये ढोंग कर रही हो कि तुम्हें उसकी परवाह है। और मोमयोंग भी तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम उसे भाइयों की तरह नहीं समझती हो और मैं तुम्हें मैक्सॉन और मोमयोंग दोनों के साथ खेलने नहीं दूंगी। आरो कहती है कि लालची मैं नहीं, लालची आप हैं। एक ऐसा शख्स जिसे आप में कोई दिलचस्पी न हो उसे जबरदस्ती पाना ये लालच है और मैं ऐसी नहीं हूँ। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। सुकमियो कहती है कि अब मैं समझ गई कि क्वीन जीसू ने तुम्हें क्यों चुना है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो आरो कहती है कि इस बात से क्या मतलब है, उन्होंने मुझे चुना है लेकिन किस लिए। फिर बेंड्रियो को दिखाते हैं जो किसी और टेबल में बैठ के खाना खा रहा होता है। सुहो बेंड्रियो के पास आता है और उसे कहता है कि कल रात को तुम कहाँ थे। तो बेंड्रियो कहता है कि तुम्हें इससे क्या लगे, तुम अपने काम से काम रखो। सुहो कहता है कि कल मोमयोंग पे हमला हुआ था और वो मरते मरते बचा था और उस वक्त तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, तो तुम कल कहाँ थे। बेंड्रियो कहता है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ से जरा हटके बैठो, क्योंकि महारानी का वफादार चूहा जब मेरे सामने होता है तो मेरी भूख मर जाती है। तो सुहो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि कल के हमले से तुम्हारा कोई लेना देना ना हो और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम गद्दार हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर मोमयोंग वहाँ पर आता है तो जान यूंग मोमयोंग को खाना देता है। फिर सभी उसे देख रहे होते हैं तो मोमयोंग पूछता है कि क्या मसला है। हानसेयोंग कहता है कि कल रात को तुम पर कातिलों ने हमला किया था, जिससे सबको ये कंफर्म हो गया है कि तुम ही महाराज हो। फिर सुहो मोमयोंग से कहता है कि आप ठीक तो है ना महाराज। तो मोमयोंग कहता है कि महाराज ना कहो, अजीब सा लगता है। तो जुयोंग कहता है कि अगर ये बात खुल ही गई है तो हमें बता दो, क्या तुम सच में महाराज हो, क्योंकि हमें तो तुम बता ही सकते हो। तो मोमयोंग खड़ा हो जाता है। सुहो कहता है कि क्या हुआ। तो मोमयोंग कहता है कि मुझे भूख नहीं है और चला जाता है और सुहो जोर से जुयोंग को लात मारता है।